डूबता आदमी तिनकों के हाथ डालता है। यहाँ बीजेपी को पता है राजस्थान में उसके अब की बार कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। लेकिन मेरी नज़र में आरएलपी का कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा वो 5 से 7 हजार से वोट ऊपर नहीं ले पाएगा। क्यों कि हमारे राजस्थान में अभी थर्ड फ्रंट जिंदा नहीं हुआ है। वसुंधरा जी के टाइम में पिछले कार्यकाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये नारा था कि मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। आरएलपी को भी सीकर में कम नहीं आंका जाए, क्योंकि पिछले दिनों जो बात करें, जो अभी आरएलपी ने एक अभियान चलाया है सदस्यता से सत्ता की ओर, इस अभियान में भी सीकर से कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। और देखें तो शेखावाटी के कई लोग यहाँ पे आरएलपी का जो रोज डाटा आता है उसमें टॉप में आ रहे हैं। पिछले वोटों की बात करें 30 हजार के करीब वोट लिए हैं। हनुमान बेनीवाल जगह जगह क्षेत्र में जाते रहते हैं, तो क्या मुकाबला इस बार त्रिकोणीय नहीं होगा? यहाँ तो लाख की भीड़ तो हम जब गहलोत जी आके टीम मीटिंग करें तो सीकर में हो जाती है। तो प्रधानमंत्री का वर्चस्व है और बीजेपी का वर्चस्व है, सीकर जिले में कहीं नहीं है। और यहाँ 8 सीट वापस देख लेना आप, जिले बेशर्तें बन गए होंगे फिर भी कांग्रेस की आएंगी और दोबारा सत्ता में कांग्रेस ही आएगी। 5 नेता आपस में, राठौड़ साहब, ये अपने सीपी जोशी साहब आगे, एक वो अपने और ना जो गजेंद्र सिंह जी, ये एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। गजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का नाम नहीं लेते, राठौड़ साहब वसुंधरा जी का नहीं लेते, वसुंधरा जी सीपी जोशी साहब का नहीं लेती। पता है क्यों? इसलिए कि मैंने किसी का नाम लिया तो सोचते वो बड़ा नेता बन जाएगा। तो इनकी तो रस्साकसी 5 व्यक्तियों में उलझी हुई है। बेनीवाल जी की पार्टी है, उसमें कुछ युवा जुड़े हुए हैं। बेशर्तें पिछली बार भी 5-7 हजार वोट उन्होंने लिए थे। ये यात्रा इसीलिए बुलाई गई थी प्रधानमंत्री जी को कि बीजेपी का थोड़ा वर्चस्व बढ़े, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी के आने से इनका कोई वर्चस्व बढ़ा। मुझे तो ये लग रहा है इनका वर्चस्व जो था वो और घट गया, कि लोगों के मन में भावना थी कि पता नहीं अमित शाह मीटिंग करेंगे कितनी भीड़ होगी और मोदी जी आएंगे कितनी भीड़। आपने देखा होगा कि वहाँ 30 हजार की भीड़ में ही सारा प्रधानमंत्री का काफिला ही सलट गया। 21 में से भी एक नाम ऐसा है वाहिद चौहान का, जो पहले निर्दलीय प्रत्याशी रहे, जो शरद पवार की पार्टी थी उससे प्रत्याशी रहे, फिर पिछली बार आरएलपी से प्रत्याशी रहे और इस बार उन्होंने कांग्रेस से दावेदारी ठोकी है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं समस्याओं को हम जनप्रतिनिधि के सामने रखते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में ये कार्य हुए हैं और ये कार्य नहीं हुए हैं। इसी के चलते हम पहुंचे हैं सीकर विधानसभा क्षेत्र में। सीकर विधानसभा क्षेत्र में आज हमारे साथ कांग्रेस से दावेदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मोहर सिंह जी गौड़ साहब, जो कि एक समाज सेवी के तौर पे अपनी अलग पहचान रखते हैं सीकर विधानसभा क्षेत्र में। आइए जानते हैं। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपके परिचय से कि आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। आप एक समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। जी, ऐसा थोड़े साल पहले जब यहाँ राधा कृष्णपुर की विकट समस्याएं, पानी भराव, रेलवे फाटक, नालियाँ नहीं, सड़कें नहीं, गंदगी से अटा पड़ा था पूरा राधा कृष्णपुरा। तो हम लोग जब भी इकट्ठा होते तो लोग कहते हैं यहाँ नेता की कमी है, यहाँ कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इस क्षेत्र का विकास करे, इसके विकास के बारे में बात करे। जी, हमने एक छोटी सी कमेटी बनाई जिसका नाम था राधा कृष्णपुरा विकास समिति। उसमें हमने पहला काम किया, वहाँ हमने एक प्याऊ का निर्माण किया और शिव सेवा समिति के नाम उसको देके संचालन किया। जी, उसके बाद उसको शमशान घाट से जोड़ा। वहाँ कोई भी सुविधा नहीं थी, लकड़ियाँ भी लोग लेके आते थे और फिर दाह संस्कार होता था। तब हमने देखा कि एक शहर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कभी भी कोई घर में दुर्घटना हो जाती है, कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है, वो किसी समय शमशान घाट में आता है, तो वहाँ कम से कम लकड़ियाँ और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोगों ने पहला काम शिव सेवा समिति में प्याऊ बनाने के बाद शमशान घाट में लकड़ियों की व्यवस्था की। जी, तब
राधा कृष्णपुरा का ऐसा कोई जन नेता या ऐसा कोई नागरिक नहीं था जो इस राधा कृष्णपुरा का विकास की बात कर सके, इस राधा कृष्णपुरा के विकास का मुद्दा उठा सके। उस टाइम में चेयरमैन थे हनीफ खत्री साहब जी मुझे लगा कि मैं उनसे मिलूं। जी मैंने पूरी टीम तैयार की, हम उनके पास गए, रोड और नाली की बात की, उन्होंने हमें मना कर दिया। हम एक बार नहीं 5 बार गए, वो परेशान हो गए। वो कह रहे यार तुम क्या गोड़ समस्या लेके आते हो, हर 10वें दिन आ जाते हो, तुम्हारे क्षेत्र से मुझे वोट मिलता नहीं, पार्षद मेरा कोई बनता नहीं। हमने कहा सर वो समय भी आएगा जब आप काम करोगे तो आपके पार्षद भी आएंगे। तो उन्होंने हमारे आग्रह पे एक दिन निरीक्षण करने का तय किया। वो हमारे साथ आए, टैगोर बाल निकेतन स्कूल की गली हमने दिखाई जिसमें 2-2 फुट पानी कादा कचरा भरा हुआ था। वो भी देख के बोले यार तुम वास्तव में ही समस्या में हो। मैं इतने दिन इस समस्या को गंभीर रूप से नहीं ले पाया, पर मैं अगले 2-5 महीने में ये रोड बना दूंगा, ये मेरा वादा है। हम उस काम में बहुत ही अतिशीघ्र सफल हो गए और हमारा मन विकास की ओर अग्रसर हो गया कि राधा कृष्णपुरा में अगर हम कोई नियमित रूप से किसी चीज़ की मांग करते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो हमें विकास की गति जरूर मिलेगी। उसके बाद मेरा धीरे धीरे मन समाज सेवा में मैं लगा हुआ था। उसी टाइम मैंने नाथ योग प्रचार सेवा समिति, एक नाथ जी थे जो यूपी से गोरखपुर के थे, उसके जिला अध्यक्ष थे सुभाष जी भेड़, और मुझे यहाँ तहसील अध्यक्ष शिखर का अध्यक्ष बनाया। और हमने अपने पैसों से अनाज खरीद के और गरीब और अनाथ लोगों को अनाज वितरण का कार्यक्रम शुरू किया। उसका पहले प्रोजेक्ट का उद्घाटन कुंजीलाल जी मीणा कलेक्टर थे, उनके हाथों से हमने राधा दामोदर मंदिर रामलीला मैदान में करवाया। उसके बाद निरंतर हम हर महीने गेहूं वितरण करते और लोग हमें आशीर्वाद देते रहे। उसके बाद मैं संस्कृत कॉलेज का विकास समिति का सदस्य बना। उसके बाद धार्मिक आयोजन जैसे मटकी फोड़ प्रतियोगिता जाटिया बाजार, दुर्गा पूजा महोत्सव राधा किशनपुरा, गणेश पूजा रामलीला मैदान, कल्याण सांस्कृतिक मंच रामलीला मैदान, मैं दिनों दिन उनका सदस्य बनता गया और समाज सेवा में निरंतर उतरता गया। उसके बाद हमने गरीब बच्चियों की पढ़ाई, उनके विवाह में सहयोग करने का बीड़ा उठाया। मैंने बहुत सैकड़ों बच्चियों के विवाह में सहायता की, उनकी पढ़ाई में सहयोग किया। और हर समाज के क्षेत्र में, वो कोई एक मेरे समाज विशेष से नहीं थी, हिंदुओं की भी नहीं थी, कोई भी आ गया जो हमारे पास आया हमने उसका पूरा सहयोग किया। उसके बाद ये देखा कि यहाँ दवाइयाँ बहुत महंगी मिलती थी, और एसके हॉस्पिटल के सामने एक मेरे मित्र थे यादव जी, हेमंत यादव, उनका नवजीवन मेडिकल स्टोर चलता था। मैं आते जाते वहाँ बैठता, गांव के लोग आते, दवाइयों के पैसे 1500 रुपये भैया नहीं 700 रुपये हैं। तो मैं देख के उनको पीड़ित होता कि देख एक बीमार दवाई नहीं खरीद सकता। वहाँ बैठे बैठे हम देखते कई लोग खून ब्लड की ज़रूरत होती, और वो रेलवे स्टेशनों पे जो रहते थे लोग, मैं यही कहूँ कि वो जो ऐसे लोग जो भिक्षावृत्ति करते थे या जो मांगते खाते, स्थायी उनका कोई घर नहीं था, डेरा बना के रहते थे, उनसे लोग ब्लड लेते थे। और वो मेडिकल हॉस्पिटल के आसपास ऐसे दलाल रहते थे कि 1 यूनिट के 7,000-8,000 रुपये उन पेशेंटों से लेते थे। तब मैंने तय किया कि हम टीम बना के ब्लड डोनेशन करेंगे। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और हमने, मेरा शायद पहला ग्रुप होगा जो सीकर में हमने ब्लड डोनेशन शुरू किया था। और मेडिकल के मामले में मैंने उसी मेडिकल पे, नवजीवन मेडिकल स्टोर पे एक बोर्ड लगाया था कि जिसके पास दवाई खरीदने के पैसे ना हो वो यहाँ से बिना पैसे अपनी पूरी दवाई ले जा सकता है। कहने का मतलब कि आपकी राजनीति की शुरुआत समाज सेवा करते करते जो मोहल्ले के समस्याएं थी वहीं से शुरुआत हो गई। जी सर, मैं मोहल्ले से शुरू करते पूरे सीकर में, कस्बे में ऐसे जानने लगे लोग मुझे कि खून ब्लड चाहिए तो मोर सिंह गौड़ से बात करो। कोई कहता दवाई नहीं, मोर सिंह गौड़ से बात कर। भाई ये फलानी जगह समस्या, पानी नहीं आ रहा राधा किशनपुरा के किसी क्षेत्र में, तो आप मोर सिंह गौड़ के पास जाओ। भाई साहब रास्ते में सफाई नहीं हो रही, तो भी लोग आने लगे। तो जैसे जैसे लोगों का व्यू मेरी तरफ झुका और मेरा राजनीति की तरफ झुका, समाज सेवा से मैं धीरे धीरे इधर हो गया। और आखिर तो मुझे
यहाँ के जो स्थानीय विधायक होते, चाहे वो राजकुमारी शर्मा रही हो, चाहे रतन जी जलधारी रहे हो, चाहे राजेंद्र जी पारिक रहे हैं, मैं इन सब के पास जाता था और छोटी छोटी समस्याएं को अवगत करवा के उनसे उनका निदान करवाने लग गया था। अब आप 2023 के चुनाव में आप कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। यहाँ से मौजूदा विधायक हैं वो भी कांग्रेस पार्टी से हैं, लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और बड़े नेता हैं। और बात करें पिछले 20 से 25 साल की, तो एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ऐसा दौर चलता रहा है यहाँ पे। तो इस बीच आप इस परिपाटी को कैसे बदल पाएंगे? देखिए, आपकी ये बात सही है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, सत्ता परिवर्तन पिछले 20 साल से हो रहा है जी, हम भी देख रहे हैं। लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी ने जो राजस्थान में ऐतिहासिक काम किए हैं, किसी प्रकार की कोई जनता की मांग आई और हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा ने, दोनों किसान के बेटे मिलके खूब बीड़ा उठाया, खूब योजनाएं पास की और सब लोगों को लाभ मिला, गरीब तबके के हर आदमी को लाभ मिला जी। और इसी बेस पे हम 2023 का चुनाव है, जो विकास को गति मिल रही है, जो राजस्थान सरकार का नाम बच्चा बच्चा ले रहा है, सरकार रिपीट होगी, ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि सरकार रिपीट होगी और निश्चित रूप से दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। रही बात मेरी कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी, इसके कुछ मायने हैं, बताइए। मैं पिछली 32 साल से समाज सेवक के अलावा हर तबके के साथ राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ की जनता की एक मांग है कि यहाँ चेहरा बदला जाए, यहाँ चेहरे के परिवर्तन किया जाए। आपने देखा होगा पीछे अभी जिला कांग्रेस कार्यालय में भी कुछ लोगों ने तख्तियाँ उठाकर एक हमारे पर्यवेक्षक आए, उनके सामने परिवर्तन की मांग की थी। मैं यहाँ कहूँगी सीकर एक ऐसा क्षेत्र है जो देवभूमि के रूप में ही है। यहाँ कभी जातिगत धार्मिक भावनाओं को कुचेरा नहीं गया। यहाँ की जनता एक साथ एक मजहब बनकर काम करती है और यहाँ कांग्रेस विजय होती है जी। तो मैं इस बार जब चेहरा परिवर्तन करने की मांग जनता बार बार उठा रही है जी, तो मेरे को जो सपोर्ट मिल रहा है वो जनता का ही है जी। जनता ये चाहती है कि यहाँ के स्थानीय विधायक कुछ इस टाइप से एटीट्यूड हो गया उनका कि वो एक आम आदमी से और संगठन से जुड़ाव से बाहर है, किनारा कर लिया है। हाँ, वो न तो संगठन में रुचि रखते हैं, न आम कार्यकर्ता में रुचि रखते हैं, न जनता में रुचि रख रहे हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। अभी ब्लॉक अध्यक्ष की एक ब्लॉक की मीटिंग हुई थी जी। उसमें भी वो बैठे थे, उनके सामने चेयरमैन साहब ने ये कह दिया कि राजेंद्र जी पारिक को टिकट दो वरना मैं निर्दलीय लड़ूंगा, हमारे 70,000 वोट है। पता नहीं ऐसा उन्होंने क्यों कहा। और उन्होंने ये कहते ये भी कह दिया कि क्या कोई घर में बूढ़ा हो जाता है उसे निकाल दिया जाता है। पता नहीं उनके मन में चेयरमैन साहब के क्या थी, लेकिन उन्होंने बिना कोई वजह ऐसे पर्सन खड़े करके जनता के व्यू को और मजबूत कर दिया कि यहाँ चेहरा निश्चित रूप से बदल देना चाहिए। जी, आपने ये चेयरमैन जी की बात की, इस पे मैं पूछने वाला था आपसे कि आपने चेयरमैन जी को ये तक नसीहत दे डाली थी कि इनको निलंबन कर देना चाहिए। तो ये मामला जो आपने बताया कि जाटों वालों से जुड़ा हुआ कुछ मामला था ये? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, हमारे कभी भी सीकर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाति, बिरादरी और धर्म की बातें नहीं हुई और वो भी निश्चित रूप से हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के मंच पे स्वाभाविक रूप से कभी नहीं उठती है। हम तो गंगा जमुना की तहजीब से जीने वाले व्यक्ति हैं और यहाँ सभी एक साथ कांग्रेसी हैं और सबका धर्म सर्वोपरि है, सबके लिए अपना अपना धर्म सर्वोपरि है। यहाँ कभी ऐसी चर्चाएं नहीं होती। हम तो एक थाली में हिंदू मुसलमान खाने वाले हैं और हमेशा खाते रहे हैं और आगे भी खाते रहेंगे जी। यहाँ चेयरमैन जी ने अचानक जो मुद्दे उठाए कि यहाँ जाटों को टिकट दी जाती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, हमारे माइनॉरिटी के 70,000 वोट है। मुझे समझ में नहीं आया उनको ऐसी क्या नौबत आ गई जो बिना वजह, बिना कोई ऐसी मतलब जाटों की कोई बात किसी ने ये कह दिया हो कि भाई हम जाट चुनाव लड़ेंगे, राजेंद्र पारिक जी की टिकट कटा रहे हैं, या हम ब्राह्मण को टिकट नहीं देना चाहते हैं, या हम माइनॉरिटी को किसी को टिकट नहीं देना चाहते हैं, या माइनॉरिटी का चेयरमैन नहीं बनाना चाहते हो, तो वो कुछ कह पाते तो अच्छा लगता, किसी बात का उत्तर होता। वो खुद स्वयं में यहाँ माइनॉरिटी की
के हैं और वो चेयरमैन की सीट पे बैठे हैं, सीकर शहर के पहले नागरिक हैं और उनके यहाँ 2 लाख वोट इस शहर में निवास करते हैं, तो क्या वो चेयरमैन माइनॉरिटी के वोटों से ही बने थे? वो तो सबके वोट होते हैं। तो हम लोगों ने भी क्या माइनॉरिटी के वोट हमने हिंदुओं के लिए हैं? हमारे पास तो माइनॉरिटी और हिंदू दोनों हैं और एक भाई की तरह हैं, एक कंधे से कंधा मिला के, एक भुजा हमारी बाई है और एक दाई है। हम तो माइनॉरिटी और हिंदू नहीं जानते, हिंदू मुस्लिम भाई। हम तो यहाँ कभी ये हिंदू मुस्लिम का भी जिक्र नहीं करते, क्योंकि यहाँ पार्टी की बात है। पार्टी में हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ जयकारा लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जी। तो इसलिए मैंने उनको ये कह दिया कि भाई ये अगर ऐसी भावना रखते हैं तो इनको तुरंत इस्तीफा देके और चेयरमैन पद छोड़ देना चाहिए। और मेरी बात जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैंने यही फील करता हूँ कि मैंने कोई गलत नहीं कहा। अच्छा, तो फिर ये क्या मसला था कि आपने विधायक जी को लिए भी कहा था कि पार्टी से इनको निष्कासित कर देना चाहिए? एक बात बताइए, जब चेयरमैन ये कह रहा है, वहाँ विधायक जी बैठे हैं, वो विधायक जी के लिए ही कह रहा है, तो सब लोग ये महसूस कर रहे थे कि ये सब कहलवाने वाले विधायक जी हैं। अगर उनकी दोनों की एक ही नीति है तो दोनों ही उस स्टेज से उतर जाएं कांग्रेस के, वो भले निर्दलीय लड़े या किसी अन्य दल से लड़ लें और एक बार ये कांग्रेस छोड़ के देख लें कि उनके पहुंच व्यक्तिगत है या पार्टी की वजह से है। अक्सर देखा जाता है हर नेता का सिंबल इसीलिए लिया जाता है क्योंकि पार्टी की शुरुआत ही 25 से 30 हजार वोटों से होती है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की शुरुआत यहाँ तो 50,000 से होती है और जब 2 बार हमारी यहाँ से विधायक हारे हैं तो ये इनका खुद का व्यक्तिगत ही हार थी, न कि पार्टी की हार थी। पार्टी से इनका नहीं था, पार्टी से कोई भी वोटर आज भी नाराज नहीं है। इनके अव्यवहारिकता से जनता नाराज है और चेहरा बदलने की मांग कर रही है, परिवर्तन की मांग कर रहे हैं पार्टी के लोग, कार्यकर्ता और वोटर। सीकर की जनता यही चाहती है कि यहाँ का चेहरा परिवर्तन कर दिया जाए तो कांग्रेस को सीट 100% जिता के भेज देंगे। बड़े बड़े सर्वे आ रहे हैं, कभी पार्टियों के सर्वे आ रहे हैं या फिर कभी बड़े बड़े चैनलों के सर्वे आ रहे हैं। उन सर्वे के अंदर 2-3 नेताओं के नाम आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, जिनमें से एक नाम आपका भी है, दूसरे नंबर पे शायद आपका नाम आ रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो मौजूदा विधायक हैं राजेंद्र पारिक साहब, उनकी टिकट काटकर आपको कैसे दी जाएगी और अगर पार्टी देती है तो आपका आगे का क्या प्लान रहेगा? देखिए, पारिक जी की टिकट पार्टी किस बेस पे काटेगी, हमारे उदयपुर सम्मेलन में ये तय हुआ था और उसके बाद सर्वे हुए थे कि वहाँ एक तो उन्होंने एज फैक्टर डाला था। बिल्कुल। पार्टी शायद आज ये कह रही है कि हम एज फैक्टर को नहीं, जिताऊ को टिकट देंगे। तो वहाँ ये भी तय हुआ था कि हम जिताऊ को सर्वे के आधार पे टिकट देंगे। यहाँ अगर सर्वे मेरे पक्ष में है, जनता मेरे पक्ष में है, जनता चेहरे के परिवर्तन की मांग कर रही है, तो मैं पिछले 35 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रह रहा हूँ, तो जनता मेरे साथ है, तो निश्चित रूप से वो टिकट अगर पार्टी मुझे देगी तो मैं भारी मतों से विजय होके जाऊंगा। मान लीजिए आपको टिकट मिल जाती है, लेकिन जब अभी पार्टी के जो पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने जो नॉमिनेशन लिए हैं, लोगों के फार्म भरे हैं, उनमें लगभग 22 कैंडिडेटों ने फार्म दिए हैं, तो उनको एकजुट करने का एक बड़ा आपके सामने एक चुनौती होगी। उस चुनौती को कैसे पार कर पाएंगे? देखिए, वो 22 कैंडिडेट जिन्होंने फार्म भरे हैं उनमें से एक पारिक जी का छोड़ दीजिए, बाकी 21 कैंडिडेट जो हैं वो सब हम एक राय हैं और हम ये कहते हैं कि एक इनको हटा के किसी भी चेहरे को आप टिकट दे दो, हम जिताने की गारंटी देते हैं। हम 21 के 21 एक मंच पे एक साथ काम करेंगे, ये हम लोग तय कर चुके हैं। आपने बोला कि 21 के 21 एक साथ तय कर चुके हैं, लेकिन उनमें से भी 21 में से भी एक नाम ऐसा है वाहिद चौहान का, जो पहले निर्दलीय प्रत्याशी रहे, जो शरद पवार की पार्टी थी उससे प्रत्याशी रहे, फिर पिछली बार आरएलपी से प्रत्याशी रहे और इस बार उन्होंने कांग्रेस से दावेदारी ठोकी है 100%। वो क्या अगर उनको टिकट नहीं मिलती तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसकी क्या गारंटी? देखिए, वो हमारे 22 प्रत्याशियों में नहीं हैं, उन्होंने सीधा डीसीसी कार्यालय में अपना फॉर्म भरा है और वो 23वें 24वें नंबर पे गए हैं। उस दिन भी एक्स्ट्रा फार्म आए थे। अच्छा। और वो
पार्टी का सोचना है उनको कार्यकर्ता के रूप में मान्यता दे ना दे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो, मुझे तो यही पता नहीं कि वो पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली नहीं ली, लेकिन उन्होंने कभी बीजेपी, कभी आरएलपी और निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। सीकर की जनता उनके बारे में सब कुछ जानती है और वो हमारे इन जो आप 21-22 के नाम ले रहे हो उस सूची में नहीं है, उससे बाहर हैं। तो मैं ये नहीं जानता कि उसके बाद डीसीसी में कितने फॉर्म और दे दिए और किन किन लोगों ने भरे। आरएलपी की बात कर रहे हैं, आरएलपी को भी सीकर में कम नहीं आंका जाए, क्योंकि पिछले दिनों जो बात करें, जो अभी आरएलपी ने एक अभियान चलाया है सदस्यता थे सत्ता की ओर, इस अभियान में भी सीकर से कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। और देखें तो शेखावाटी के कई लोग यहाँ पे आरएलपी का जो रोज डाटा आता है उसमें टॉप में आ रहे हैं। पिछले वोटों की बात करें 30,000 के करीब वोट लिए हैं। हनुमान बेनीवाल जगह जगह क्षेत्र में जाते रहते हैं, तो क्या मुकाबला इस बार त्रिकोणीय नहीं होगा? जी नहीं, कभी भी नहीं होगा। बेनीवाल जी की पार्टी है, उसमें कुछ युवा जुड़े हुए हैं, बशर्ते पिछली बार भी 5-7 हज़ार वोट उन्होंने लिए थे, 30,000 वोट लिए थे, उसमें 23,000 वोट लिए थे, उसमें वाई चौहान साहब लड़े थे, माइनॉरिटी के भी काफ़ी वोट थे। अब की बार मुझे नहीं लग रहा कि कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति आरएलपी से लड़ेगा। अभी जो आरएलपी की तैयारियां कैसी चल रही हैं वो उनकी पार्टी का लेन देन है, लेकिन मेरी नज़र में आरएलपी का कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा वो 5 से 7 हज़ार से वोट ऊपर नहीं ले पाएगा। क्यों कि हमारे राजस्थान में अभी थर्ड फ्रंट जिंदा नहीं हुआ है। अभी तक कांग्रेस और बीजेपी 2 ही पार्टियां चल रही हैं और बीजेपी की इधर चुनाव के 3-4 महीने बचे हैं, कोई ऐसी तैयारी सामने नहीं आ रही है कि इनके पास चुनाव लड़ने के मुद्दे क्या हैं। कांग्रेस के पास तो हजारों मुद्दे आ गए, इतनी योजनाएं दे दी, इतना काम किया है, पृष्ठ धरती पे जमीन पे काम किया हम लोगों ने, चाहे महंगाई राहत कैंप से लीजिए, मोबाइल से लीजिए, किट से लीजिए, बिजली से लीजिए, किसी भी प्रकार की योजना, चाहे पेंशन से लीजिए, ओपीएस जो है उससे लीजिए, मतलब हर तरीके से, चाहे नौकरी लगाने में लीजिए, चाहे परीक्षाओं का आयोजन करने में लीजिए। और आज ही आपने देखा होगा कि 48,000 वैकेंसियों को जल्दी से जल्दी टीचरों की एक भर्ती को अपॉइंटेड किया जा रहा है। तो वो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, बहुत बड़ा ऐसा है कि तोहफा है, जिससे युवा 50,000 युवा सर्विस में लग जाएंगे बहुत ही जल्दी। आपने काफ़ी योजनाओं की बात की गहलोत सरकार की, उन योजनाओं में से मैं 2 योजनाओं पे आपसे बात करना चाहूँगा जो हाल चर्चाओं में है। पहली स्मार्टफोन योजना, उस स्मार्टफोन योजना को आप कितना फ़ायदेमंद मानते हैं? क्योंकि अक्सर मैं गांव देहात में जाता रहता हूं, लोगों के जो फीडबैक हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, उनके बारे में मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले आप बता दीजिए मुझे कैसे है इसके बारे में। देखिए, आज इलेक्ट्रॉनिक्स युग आ गया, इलेक्ट्रिक मीडिया आपके सामने है जी। आप जो आज यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हो थोड़ी बार में दिल्ली तक पहुँच जाता है सेकेंडों में। आज अपन बात करें कि मोबाइल की उपयोगिता, आप बताइए, बिना मोबाइल के हर आदमी अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा है। वो माताएं बहनें जो मोबाइल खरीद नहीं सकती थी, उनके मन में ये था कि मैं मोबाइल से बात करूं, मोबाइल में व्हाट्सएप देखूं, फेसबुक चलाऊं, सरकार की योजनाएं जानूं। ऑनलाइन सिस्टम ऐसा आ गया कि आजकल हर काम ई मित्र पे जाके करवाने लग गए हैं लोग, और कुछ काम ऐसे हैं जो आपको ई मित्र पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर घर में आपका 10वीं 8वीं पास बच्चा है, वो भी जानता है वो मोबाइल से ही सब कुछ कर लेगा। मान लो एक वोटर आईडी आपकी खो गई, आपको वापस निकलवानी है, आप 18 साल के हो गए, वोट मंडवाना है, तो जो बच्चा जानेगा ऐप डाउनलोड कर लेगा, वो घर बैठे ही सारे काम अपने भी कर लेगा और दादी माँ के भी कर देगा। उसकी पेंशन चल रही है, नहीं चल रही है, कहीं बंद हो गई तो क्यों हो गई, वो सारे काम आजकल ऑनलाइन होने लगे। और जब कोई चीज़ हाथ में आती है तो उसे सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर जिनको यूं लग रहा है कि मोबाइल यार मुझे चलाना नहीं आता, उसको न भले आता होगा दादी माँ को, लेकिन उसके पोते को, बेटे को, घर में बहू को, सबको चलाना आता है। और उनके घर में यही हो रहा है, बहू के हाथ में मोबाइल है, पोते के हाथ में मोबाइल, दादी माँ के हाथ में नहीं था। जो सरकार ने देने का काम किया है कि दादी माँ भी अपनी योजनाएं संभाले, अपना बैलेंस रखे और कैसे सरकार चल रही है उसकी योजनाएं देखे। लेकिन गांव देहात में कुछ फीडबैक ऐसे आ रहे हैं, लोगों का कहना है, बड़े बुजुर्गों का, कि जो ये स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं एक बच्चों को जो दिए जा रहे हैं 9th से 12th क्लास को, उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है।
पहली बात तो कोरोना चला गया है, ऑफलाइन क्लासें लगने लग गई है। इसकी वजह से अगर बच्चों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे तो उनको गलत दिशा में जाने का जो है वो रास्ता वो प्रायोरिटी बेसिस पे मिल जाएगा। और वहीं पे कुछ एजुकेटेड लोगों का कहना है कि जो ये स्मार्टफोन है ये आउटडेटेड फ़ोन है। मैं आपको बताऊं, आज जिन बच्चियों को अपन फ़ोन नहीं भी दिलवाए हैं वो बच्चियां भी श्याम दाम दंड भेद ऐसे लग रही हैं, उन्हें फ़ोन चाहिए, उनके मन में 24 घंटे यही चलता है। सरकार ने उनकी मन की बात को भांपा है और उन बच्चियों को शिक्षा के लिए ही जो टीचर्स क्लास में बताएंगे कि आपको मोबाइल में से क्या सीखना है, उन बच्चों को इस ओर मोड़ा जाएगा कि वो एजुकेशन से संबंधित चीज़ें उसमें से सीखें। और आउट ऑफ अपडेट बता रहे हो आप, तो मैं इस बात की ज़्यादा वो नहीं कह सकता आपको कि उनमें क्या क्या प्रोग्राम हैं या नहीं है और ऐप क्या क्या हैं और नहीं है। ऐसे कुछ चीज़ें डाली भी जा सकती हैं और उन्हें अपग्रेड भी किया जा सकता है। लेकिन अभी जो सरकार का उद्देश्य है कि बच्चियों को शिक्षा के रूप में उसका ज्ञान बढ़े, शिक्षा के रूप में वो मोबाइल से कुछ सीखें और उनको जो सब्जेक्ट चाहिए उसके बारे में घर बैठ के भी वो तैयारी कर लें, चाहे क्लासें लगे ना लगे। इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है और हम तो सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हमें आगे मॉडर्न युग है, आज का युग है इलेक्ट्रिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आपको पता है कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और हमारे ये आप सोचो कि उनको कुछ भी मत दो तो वो कल जाके सीखने के लिए सेंटरों पे जाएंगे जी। और आपने देखा कंप्यूटर युग आया, तब भी लोग ये कहते थे कि ये मजदूरी खत्म कर देंगे। आज आप देख रहे हो हर घर में कंप्यूटर चल रहा है, हर बच्चा चला रहा है, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी प्रकार इस मोबाइल से अच्छा काम करने वालों को कोई नुकसान नहीं है जी। एक चीज और जानना चाहता हूँ, सीकर की ओर लौट चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे सीकर में। सीकर की जो 8वां विधानसभा क्षेत्र है जो अभी नीम का थाना में चली गई है और अलग जिला बन गया है 2, लेकिन उन 8 विधानसभा क्षेत्र में हर जगह कांग्रेस के विधायक हैं, खंडेला को छोड़ के, जो कि कांग्रेस समर्थित हैं। उन 8 विधानसभा में कांग्रेस का दबदबा है। इस 8 विधानसभा को बरकरार रखने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, यहाँ बीजेपी का सीकर पूरे जिले में कोई प्रभाव नहीं है। ये यात्रा इसीलिए बुलाई गई थी प्रधानमंत्री जी को कि बीजेपी का थोड़ा वर्चस्व बढ़े, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी के आने से इनका कोई वर्चस्व बढ़ा। मुझे तो ये लग रहा है इनका वर्चस्व जो था वो और घट गया, कि लोगों के मन में भावना थी कि पता नहीं अमित शाह मीटिंग करेंगे कितनी भीड़ होगी और मोदी जी आएंगे कितनी भीड़। आपने देखा होगा कि वहाँ 30,000 की भीड़ में ही सारा प्रधानमंत्री का काफिला ही सल्ट गया, और यहाँ तो लाख की भीड़ तो हम जब गहलोत जी आके टीम मीटिंग करें तो इसी सीकर में हो जाती है। तो प्रधानमंत्री का वर्चस्व है और बीजेपी का वर्चस्व है सीकर जिले में कहीं नहीं है। और यहाँ 8 सीट वापस देख लेना आप, जिले बेशर्तें बन गए होंगे फिर भी कांग्रेस की आएंगी और दोबारा सत्ता में कांग्रेस ही आएगी। आप यात्रा की बात करें, भाजपा एक यात्रा निकाल रही है जो 4 पार्टों में डिवाइड की गई है। 50 जो विधानसभा क्षेत्र है उनको डिवाइड किया गया है। इधर अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो गोगा मेडी से शुरू होगी और सीकर लगभग 15-16 तारीख के आसपास पहुंचेगी। उस यात्रा के क्या मायने निकाल सकते हैं हम? देखो, डूबता आदमी तिनकों के हाथ डालता है। यहाँ बीजेपी को पता है राजस्थान में उसके अब की बार कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। वसुंधरा जी के टाइम में पिछले कार्यकाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये नारा था कि मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। यानी वहाँ बीजेपी को वोट नहीं दिया था उन लोगों ने भी और बड़ा विरोध हुआ था। अब की बार इनके पास कोई नारा ही नहीं है। इनकी पार्टी की नेता है वो चुप्पी मारे बैठी है। यहाँ 5 नेता आपस में, राठौड़ साहब, ये अपने सीपी जोशी साहब आगे, एक वो अपने और ना जो गजेंद्र सिंह जी, ये एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। गजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का नाम नहीं लेते, राठौड़ साहब वसुंधरा जी का नहीं लेते, वसुंधरा जी सीपी जोशी साहब का नहीं लेती। पता है क्यों? इसलिए कि मैंने किसी का नाम लिया तो सोचते वो बड़ा नेता बन जाएगा। तो इनकी तो रस्साकसी 5 व्यक्तियों में उलझी हुई है। जबकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को देखिए आप, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब सरेआम खुला भाषण देते हैं, जो बात कहनी मंच पे कहते हैं, कितनी भी बात हो कभी छुप के नहीं कहते। इधर हमारे सीएम साहब को देखिए, जो चीज़ गलत लगती है वो किसी भी मंच पे वो तुरंत कह देते हैं, वो कभी उसमें दबते नहीं हैं, कभी शर्म नहीं करते हैं। और इतनी योजना उन्होंने गांव में दे दी कि गांव की कोई भी आदमी अभी कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं कर सकता। तो आम जनता का व्यू अभी कांग्रेस की तरफ है। इनकी यात्राओं का कोई औचित्य नहीं है। भले ये जाएं, अपनी पार्टी की
यात्राएं निकालें, लेकिन इनको जनता स्वीकार नहीं करेगी, ये मेरा निश्चित रूप से ही आपको कहना है। आप ही के कांग्रेसी नेता रहे हैं एक सुभाष महरिया जी, जो आपको पार्टी को छोड़ के भाजपा में चले गए हैं और आपके प्रदेशाध्यक्ष जी के सामने चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, अभी ये तय नहीं है कि सुभाष महरिया जी लक्ष्मणगढ़ से लड़ेंगे, क्योंकि वो सीकर में रहे, तभी तो वो यही है। हम सुनते रहे कि सुभाष महरिया जी सीकर से चुनाव लड़े। अभी उनके मन में क्या चल रहा है वो तो ये जाने। वो कांग्रेसी थे नहीं, वो पहले बीजेपी के थे और वो अपनी पार्टी में वापस चले गए। परिवार कांग्रेसी रहा है। अब परिवार रहा, लेकिन महरिया जी, उनके परिवार के रामदेव सिंह जी के जाने के बाद वो सारे बीजेपी में ही चले गए, इनका परिवार। और महरिया जी यहाँ थोड़े समय कांग्रेस में आए और थोड़े दिन में ही उनको ये नहीं लगा कि बीजेपी में जो जैसा रूल है ऐसा तो महसूस कर रहे थे यहाँ पे। वो भाई इनका व्यक्तित्व है खुद का कि वो क्या महसूस कर रहे थे, पर वो अगर कांग्रेस में और लंबे समय रहते तो उनका भविष्य उज्जवल होता, शिखर उनकी हर तमन्ना को पूरी करता, लेकिन वो अपने खुद के विचारों से छोड़ के चले गए। शायद मुझे लगता है फसल तभी उगती है जब उसका समय आता है। अगर हम सावन भादों में फसल बोते हैं, जेठ में बोते हैं, अगर उसको हम फागण और चैत में उसमें मापो में बोएंगे तो उगेगी नहीं। तो समय आने से पहले वो चले गए और वो उनका व्यक्तिगत है, मैं उसमें और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। अच्छा, सीकर के कुछ मुद्दों पे चर्चा कर लेता हूँ आपसे। सीकर में सड़कों के जो बेहाल हैं, सड़कों के हालात की बात करें, बीते दिनों एक कोचिंग संस्थान का छात्र था, वो भी गड्ढे में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। आपका नगर परिषद है जो आपकी कांग्रेस पार्टी का है, उस पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगते हैं, आपके विधायक जी पे खुले आरोप लगते हैं। जो ब्रिज का काम है वो रुका हुआ है और इधर जो एक फाटक आता है राधा किशनपुरा वाला, उसको भी ट्रैफिक की वजह से बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती है। ऐसे कई अनेकों मुद्दे हैं। और शिक्षा नगरी सीकर है जो कि एजुकेशन नगरी कहा जाता है, यहाँ राजस्थान में नहीं देश भर में इसकी चर्चा होती है। इसके बाद भी इनके छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी कोई प्रावधान या कोई ऐसे स्थायी समाधान नहीं है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं इन सबको? आपने बड़ा लंबा 5-6 सवाल एक ही है, इसका जवाब एक है, सवाल अनेक है। मैं आपको ये कहूँ, हमारी राजस्थान सरकार ने पैसा देने में कोई कमी नहीं रखी। यहाँ जो सरकारी एजेंसियाँ थी वो या तो पीडब्ल्यूडी और नहीं नगर परिषद के तहत काम कर रही थी जी। नगर परिषद की एक बड़ी जिम्मेदारी थी शहर के अंदर समय पे काम करवाने की, न कि बजट की कमी थी। कार्यकारी एजेंसी जो भी थी या सब ठेकेदार थे, कहीं न कहीं उनको समय पे काम नहीं लिया गया और समय से पूर्व ही अब की बार बरसात ने अपनी दस्तक दे दी थी तो काम संभाल नहीं पाए और यहाँ एक छात्र की डूबने से मौत हुई। मैं भी शोक संपत्त उस परिवार के प्रति शोक व्यक्त करता हूँ। सीकर की जनता यहाँ तब्दीली चाहती है कि भाई यहाँ का चेहरा बदला जाए इस चुनाव में जी। और यही चीज़ें आपके जो डोटासरा जी हैं प्रदेशाध्यक्ष, विधायक जी और इनके बीच कहा सुनी भी हुई थी इन्हीं मुद्दों को लेकर कुछ दिन पहले। उससे देखिए, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी का अधिकार है वो राजस्थान के किसी क्षेत्र में किसी काम के बारे में पूछ सकते हैं। उस दिन भी उन्होंने सीधा सा प्रश्न किया था, एक अफसर को जवाब देने के लिए कहा था और इसमें विधायक और चेयरमैन साहब दोनों बीच में बेवजह ही बोले, कोई कारण नहीं था। न तो प्रदेशाध्यक्ष जी का उनको संबोधन करना था कि भाई पारिक जी आप बताओ, विधायक जी आप बताओ, या न ये कहा था कि चेयरमैन जी आप जवाब दो। उन्होंने कलेक्टर महोदय के सामने ये समस्या रखी थी कि वहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है और वहाँ का काम क्यों नहीं हो रहा है जी। उसका जवाब नगर परिषद के एक्शन को देना चाहिए था, वहाँ के एएन को देना चाहिए था जो वहाँ रात दिन काम संभाल रहे थे जी। और कमिश्नर भी लाइबल है कि भाई वो बताते, लेकिन कमिश्नर भी नया आया था, पुराने वाले चले गए थे। एक्शन और एएन दोनों जेएन वो सारे पुराने हैं और उस कार्य को लंबे समय से वो करवाने की सारी उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो करवा नहीं पा रहे थे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी या जानबूझ के उसको लेट कर रहे थे, पता नहीं कि डोटासरा जी का मकान भी उसी रोड पे है। इस प्रकार की इनके कोई द्वेष भावनाएं मन में चल रही थी या नहीं चल रही थी वो जाने, लेकिन वो काम समय पे होना चाहिए था। वो हमारी सरकार की नहीं, हमारे यहाँ के चेयरमैन और विधायक की जिम्मेदारी थी, यहाँ के अफसरों की जिम्मेदारी थी और वो काम समय पे करना चाहिए था। उसके लिए मैं नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी और यहाँ के विधायक की जिम्मेदार हैं, वो सरकार जिम्मेदार नहीं है। जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अंतिम पड़ाव में हैं हम इंटरव्यू के, तो आप अगर पार्टी आप पे विश्वास जता लेती है और टिकट मिल जाती है
तो कुछ ऐसे काम जो आप सीकर विधानसभा में जीतने के बाद पहले ही वो करवाना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे? देखिए, हमारे पास तो इतने काम पास हुए पड़े हैं, जैसे 4 लेन पुलिया बनना है जी। किन्हीं कारणों से, पता नहीं है क्यों उसे ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। राधाकृष्ण जी की ढाणी का फाटक है, वहाँ कोई भी समस्या और ब्रिज या अंडर ब्रिज बनना चाहिए, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को लिखना, नगर परिषद और रेलवे को लिखना, क्योंकि आज शहर सांसद के महोदय ने भी कुछ कहा। सांसद महोदय ने भी यहाँ कुछ नहीं किया, उसका तो मैं आपको बाद में उत्तर दूंगा। लेकिन यहाँ जो मूल रूप से समस्या है वो जो मोटी मोटी हैं, जो मैं अगर विधायक बना तो सबसे पहले 4 लेन पुलिया, नवलगढ़ रोड की ऊंचाई, और उसके बाद राधाकृष्ण जी ढाणी का फाटक, बाकी जो संकड़े रास्ते हैं उनकी चौड़ाई करना, तथा यहाँ जो एजुकेशन हब बना हुआ है, हमारा कोचिंग सेंटर है, शिक्षा नगरी बनी हुई है सीकर, वहाँ कोचिंग सेंटरों से मिलके उनकी मीटिंग करके बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है और हम उनमें मिलजुल के क्या व्यवस्थाएं अच्छी कर सकते हैं, उन पे मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा, ताकि बच्चे भी तकलीफ नहीं पाएँ, यहाँ रहने वाले गार्जियन भी तकलीफ ना पाएँ। हमें तो यहाँ तक कि यहाँ एक ऐसी कॉलोनी बना देनी चाहिए बड़ी, जिसमें सरकारी कॉलोनी, जिसमें बाहर के गार्जियन बच्चे आराम से रह सकें, कम किराए पे रह सकें, ताकि उनको शिक्षा लेनी महंगी ना हो। जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से सीकर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सीकर वासियों को यही कहना चाहूँगा कि अगर मुझे टिकट मिली तो आपकी हर ख्वाहिश, आपकी हर मांग मोहर गौड़ पूरी करेगा, आपको साथ लेके। जनता का जैसा व्यू होगा, उनकी रुचि होगी, वही काम जनता और टेक्निकल इंजीनियरों के बीच में बैठ के तय किया जाएगा और उसे उसी क्षेत्र में पास कर दिया जाएगा जहां जिस क्षेत्र का कार्य होगा। जी, तो ये थे हमारे साथ मोहर सिंह जी गौड़, शिक्षा नगरी सीकर से हम बात कर रहे थे। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इन पर विश्वास जताती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सामने भाजपा से कौन दावेदार होगा। और कुछ लोगों का यह मानना है कि इस बार आरएलपी फिर से चुनाव लड़ सकती है। अगर आरएलपी चुनावी मैदान में आती है तो सीकर में मुकाबला त्रिकोणीय होगा। आप जुड़े रहिए आरजे टीवी 24 के साथ। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहे हैं और लोगों की समस्या को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका धन्यवाद।